गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? ये जो गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था मतलब सरकार की संस्था नहीं, सरकार की संस्था के अलावा जो संस्था है वह है गैर सरकारी संस्था के नाम से हम उसको जानते हैं। देखिए, जो गैर सरकारी संगठन होता है वो एनजीओ का मतलब एक ऐसे गैर सरकारी संगठन से है जो ना तो सरकार का हिस्सा है, ना ही पारंपरिक लाभ का व्यवसाय है। यह गैर लाभकारी व्यवसाय है। मतलब यह जो एनजीओ होती है, पहली बात तो ना सरकार के किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा होती हैं और न ही यह किसी व्यवसाय के रूप में होती है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मतलब यह एक बिल्कुल उन दोनों से अलग हटके एक संस्था है। इसका काम क्या होता है? यह बुजुर्ग, गरीब, असहाय बच्चों और पर्यावरण इत्यादि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। मतलब इन इसका उद्देश्य क्या होता है? उसके उद्देश्य ये है कि यह गरीब, असहाय, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग, ऐसे बहुत सारे जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं या किसी के प्रकार से उन्हें कोई समस्या आ रही है, उस कारण से ऐसे लोगों की सहायता के लिए यह बनाया गया है। ठीक है? चलिए, देश में आज ऐसे बहुत सारे गरीब और बेसहारा लोग हैं जो गरीबी और उत्पीड़न का शिकार हैं। वहीं आज के ऐसे दौर में जहां इंसानियत शब्द ही नहीं बची है, उन्हीं में से एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन किसी फरिश्ते से कम नहीं। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे एनजीओज बहुत सारे ऐसे बच्चों पर वर्क करती हैं जो बेचारे इन्फेंट बेबी है। मतलब ऐसे बच्चे जो जिन्हें माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है या किसी उनको लीगल आधार नहीं है। कहीं बच्चे आपने देखो रास्ते में पड़े मिलते हैं, कहीं मंदिर किनारे मिलते हैं, कहीं झाड़ियों के किनारे मिलते हैं। तो आप समझो ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो बालकों के लिए काम करती हैं, जो बेसहारा हो गए, मान लीजिए उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, अब वो कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, इस तरह की। तो आप समझिए ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रही है, और वो वास्तव में सही मायनों पे आप समझें तो वह उन लोगों के लिए एक एक फरिश्ते से कम नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा आधार से कम नहीं है। ये जो गैर सरकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था या एनजीओ का आशय ऐसी संस्थाओं से है जो ना तो सरकार का हिस्सा होती हैं, ना ही वही जो हमने आपको अभी बताया। भारत में बहुत सारे ऐसे धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 आदि के तहत एनजीओज का पंजीकरण किया जाता है। मतलब देखिए, ये आप जितने भी कानून देखे होंगे सब आपको स्वतंत्रता से पूर्व के कानून समझ में आ रहे होंगे। तो पहले के जो कानून बने हैं उसी के कानून के आधार पर आज थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा संशोधन करके या नया अधिनियम ला के इस तरह की संस्थाओं का आज भी अस्तित्व है। और के आधार पर ही बहुत सारी एनजीओज अपना पंजीकरण कराती हैं और काम करती हैं। एक्चुअली पंजीकरण कराना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके आधार पर जब एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इनको एक कानूनी आधार मिल जाता है। कानूनी आधार का तात्पर्य ये नहीं कि सरकार से जुड़ जाती हैं। कानूनी आधार का तात्पर्य ये है कि यदि वो कोई भी कार्य करती हैं तो सरकार उन पर नज़र रखती है। सरकार को पता होता है कि कौन सी संस्था कितना काम कर रही है, किस पे काम कर रही है, इनकी फाइनेंशियली कहाँ से इनको अप्रोचेस हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ये सब का ध्यान आप एक एनजीओ की स्थिति को निगरानी करने के लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और बहुत सारे जो आर्थिक उनको लाभ का तात्पर्य आर्थिक सहायता जो मिलती है वह बहुत जगह से मिलती है। उस के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लीट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन होता है कि उतने ड्यूरेशंस में कम से कम यह संस्था इतने सालों तक बनी हो। मतलब जितनी पुरानी एनजीओ होगी लोग उतना ही उस पर विश्वास करते हैं। अब एनजीओ के आंकड़े से आप समझें तो कम से कम एक एक सामान्य आंकड़ा है 31 लाख
एक वो एनजीओज़ हैं हमारे देश में जो स्कूलों की संख्या से दोगुने हैं। मतलब बहुत से ऐसा क्या होता है कि लोग एनजीओज़ को बनाते हैं, कारण क्या केवल ये है कि लोग फ़ायदा चाहते हैं। लोग अक्सर क्या होता है, आपको लीगल तरीके से और जो कागज़ों के ऊपर तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत से एनजीओ चलाने का मतलब यही होता है कि वह दूसरे तरीकों से, मतलब एक कह सकते हैं अवैधानिक तरीके से लाभ कमाते हैं, इसलिए वो एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अक्सर ऐसी बहुत सी एनजीओज़ होती हैं। ये जो एनजीओज़ होती हैं, इस एनजीओ में क्या है, सामाजिक काम करना है इसका मुख्य है। जैसे विधवा महिलाओं के लिए आवास, गरीब अनाथ बच्चों के लिए, या इसी तरह की ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से चलाती है और उसी को अप्रत्यक्ष रूप से ये काम करते हैं। एक्चुअली देखिए, सही मायनों पे तो एक प्रत्यक्ष रूप से तो यह सरकार का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा मान सकते हैं। कैसे? देखिए, सरकार जो होती है एक कल्याणकारी राज्य के रूप में है। मतलब उसका काम क्या है, यहाँ के लोगों को कल्याणकारी योजनाएं देना, बनाना, उस पे लागू करना और समाज के हर उस तबके तक इन योजनाओं को पहुंचाने में कार्य करना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सरकार के पास इतने पर्याप्त संसाधन हैं जिससे वह स्पष्ट रूप से उन पर ध्यान नहीं दे पाती, या कभी-कभी ऐसी दिक्कतें होती जिसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज हैं या बाकी चीज़ें हैं जिस कारण से वह ऐसे लोगों पर काम नहीं कर पाती। तो सरकार का एक दूसरा है कि आप हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़ के हमारे ही काम कीजिए। मतलब सरकार के ही काम वो एनजीओज़ द्वारा किए जाते हैं कल्याणकारी राज्य के रूप में, जिसमें जिसमें बेहतर तरीके से वह क्या कर सके, लोगों की सहायता प्रदान कर सके। ठीक है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिससे जिसे कोई भी व्यक्ति चला सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एनजीओज ऐसा नहीं है कि सरकार है, कुछ भी एक संस्था है, संस्था में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। यदि वह उस आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वह भी एक एनजीओज को चला सक चला सकता है। देखिए, एनजीओज के कार्य क्या क्या हैं। गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल के बच्चों को अच्छा भोजन दिलवाना, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनको किताबें प्रदान करना, महिलाओं को आवाज़ देना, जल संवर्धन कार्य, आदिवासी समाज के किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद करना, वृद्ध लोगों की हेल्प करना। आप समझें, यह तो एक छोटी सी चर्चा है कि एनजीओज़ के कार्य हैं, लेकिन सही मायनों पे ऐसे बहुत से विषय हैं जो हम इसमें लिखना, क्योंकि केवल लिखने बैठेंगे तो केवल यही रहेगा कि हम इसी को लिखेंगे और ये समझेंगे कि हाँ इतने ही कार्य हैं, लेकिन इसके कार्य बहुत ज़्यादा हैं, इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। तो हम इन कार्यों को केवल एक दिशा, एक स्तर पे बांट नहीं सकते। ठीक है। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो हमने एक जगह पढ़ा, वो हमने इसमें नोट डाउन किया। बिंगो, बिंगो मतलब बिजनेस से जुड़े बिजनेस बिजनेस नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये बिंगो से आप समझें तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। यह एक इंटरनेशनल एनजीओ है। दूसरा है इन्वायरमेंटल। देखिए, इन्वायरमेंटल मतलब कहने का तात्पर्य इन्वायरमेंटल, जब जो पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था, कुछ एनजीओज वो हो सकती हैं, कुछ आप समझिए कि एक कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक जारी करने के लिए भी बहुत सारी एनजीओज होती हैं। तो केवल नाम दिया है, इन नाम का बहुत महत्व नहीं है। केवल एक जगह हमें मिला तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया, तो केवल आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी कहीं धोखे से यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, बाकी ऐसा कोई महत्व विशेष नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हो गई एनजीओज। एनजीओ में स्वैच्छिक संस्थाएं। इन स्वैच्छिक संस्थाओं को बनाने की कुछ लीगल प्रक्रिया है, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके आधार पर एनजीओज का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि उस एनजीओज को बनाने के लिए तीन तरीके हैं। पहला एक तरीका होता है ट्रस्ट। यदि जो ट्रस्ट एक्ट है, उस ट्रस्ट एक्ट के तहत जब कोई भी संस्था का निर्माण होता है
तो वह एक ट्रस्ट कहलाता है। और इसमें कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? ट्रस्ट में 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति चाहे तो अकेला ही खोले, नहीं। उसको 2 लोगों का नाम उसमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है और पूरी वैधानिक कार्यवाही करनी पड़ती है, और इसी के आधार पर वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एक ट्रस्ट के रूप में। और दूसरा जो प्रकार है वह है सोसाइटी एक्ट, मतलब एक समिति बनाकर। उस समिति में क्या करेंगे, 7 लोग, कम से कम 7 लोग होना चाहिए, और 7 लोग मिलकर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी कर लेंगे और उसके आधार पर ही बाकी काम करेंगे। ठीक है। तीसरा है कंपनी एक्ट। इस कंपनी एक्ट में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और इस कंपनी एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब देखिए, पहला टॉपिक तो ये हो गया कि एनजीओज़ हैं, उस एनजीओज़ का मतलब क्या है, स्वयंसेवी संस्थाएं होती क्या हैं। ठीक है। फिर उस स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो अभी हमने पढ़ा कि उनका निर्माण 3 प्रकार से किया सकता है। अब बताएं कौन कौन से है। एक ट्रस्ट हो गया, दूसरा क्या सोसाइटी हो गई, और तीसरा कंपनी के तहत भी आप एक निर्माण कर सकते हैं। इन तीनों का कार्य क्या होगा, सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के अधीन ही आपको इसमें कार्य करना होगा। अब देखिए, अब तो क्या है, आप नेक्स्ट सिलेबस में टॉपिक देखेंगे कि केंद्र और राज्य के नियम। यदि कोई आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी एनजीओज़ का, तो उस एनजीओज़ को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ रेगुलेशन केंद्र सरकार के हैं, कुछ रेगुलेशन राज्य सरकार के हैं। तो इसी के आधार पर वह रजिस्टर्ड होती है। तो जैसे अब हम समझते हैं कि कुछ नियम पढ़ते हैं। पहले क्या, धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863, मतलब कोई यदि आपको धार्मिक ट्रस्ट या कोई संस्था या एनजीओ बनाना है तो आप इसका निर्माण कर सकते हैं। किसके तहत पे? इस धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863। आप ध्यान से इन सभी ट्रस्ट हैं, इन ट्रस्ट के जो अधिनियम हैं, इन अधिनियमों को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से इनकी ईयर याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा क्या है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। इसके तहत भी रजिस्ट्रेशन होता है। तीसरा है भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1862। इसके तहत भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब हम यदि ये तो हो गए केंद्र के नियम, अब हम किस में आते हैं, अब राज्य में आते हैं। राज्य में क्या है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, अधिनियम क्रमांक 44 सन 1973। ये पूरा हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि चूंकि अपने प्रदेश की बात है, इस प्रदेश में भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, अक्सर एग्जैक्ट पूछ सकता है कि कौन सा ईयर है, किस क्रमांक में दर्ज है जो मध्य प्रदेश का सोसाइटी अधिनियम है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर एक कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के तहत धर्मार्थ कंपनी लाइसेंस, मतलब बहुत सारी धर्मार्थ कंपनी लाइसेंस भी इसके तहत ली जा सकती है। अब थोड़ा थोड़ा जानकारी करें, बहुत थोड़ी जानकारी, कि धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863 है क्या। सरकार को, ध्यान समझिएगा, सरकार को जब धार्मिक विन्यासों के प्रबंधन से अपने को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम की स्थापना की थी। मतलब सिंपल सा है कि यदि आपको ध्यान है, हम लोगों ने एक फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। उसमें क्या था, एक धर्म की, उसके प्रबंध की स्वतंत्रता, ध्यान है आपको? शायद कुछ कुछ याद होगा आपको, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 याद है आपको? नहीं याद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 29 और 30 में अपने धर्म को मानने, उसके और भी हैं उसमें अधिनियम, तो कम से कम ये अपने धर्म को मानना, अपने धर्म के लिए संस्था का या अपने धर्म संबंधी शिक्षा देना, ये सब संबंधी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर भी 3-4 अधिनियम हैं जो आर्टिकल हैं। मतलब आप समझें कि धार्मिक स्वतंत्रता के जो अनुच्छेद हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, और उसके बाद अल्पसंख्यक या इसी तरह के जो और 2
आर्टिकल दिए हैं उसको भी ध्यान से पढ़ना है। उसी के आधार पर आप देखेंगे कि धर्म के लिए भी अलग अलग संस्थाओं का निर्माण एक एनजीओ की तरह भी किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुल जो धाराएं हैं वो 24 धाराएं, कितनी है, 24। और धारा 3 में मस्जिदों आदि के बारे में प्रावधान दिया। एक्चुअली देखिए, बहुत सब धाराएं लिखना, सबको लिख कर याद करना, तो सीधा एक वेयर एक्ट ही लिया जाए, वही पढ़ा जाए। और लेकिन केवल हमको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए जो हमने इसमें रखने की कोशिश की है। अब ये नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इस लाइन को केवल हम तब ही बोल सकते हैं जब हमारे हाथ में एग्ज़ाम का पेपर होगा। तो आप समझिए, लेकिन हमारी समझ, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे ही हमने इतना जो शॉर्ट में रखने की कोशिश की है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज़ बेस में है। मतलब आपको पास ऑप्शंस आएंगे, तो वह उसमें फैक्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसी आधार पर हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, अब फिर क्या है, आर्टिकल 17 में 17 में क्या दिया है, 1940 की अधिनियम में संख्या 10 लागू होना। मतलब एक कुछ संख्या 10 होगी जो लागू होगी। ये हमने केवल इसलिए लिख दिया है कि चूंकि इसमें ईयर लिखा है 1940 की अधिनियम, मतलब कुछ 1940 का अधिनियम है, उसके साथ संख्या 10 रखी गई है। तो दो तीन चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगी तो हमने इसको लिख दिया। अब दूसरा क्या है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। देखिए क्या है, समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये बेहद इम्पोर्टेंट है और ये एक केंद्र का अधिनियम है। ठीक है, उन संस्थाओं की रजिस्ट्री करता है जो प्रायः रजिस्ट्रेशन करता है जो प्रायः समाज के हित के लिए कार्य करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में कार्यरत समितियां। ये क्या है, एक केंद्रीय अधिनियम है, लिखा है देखिए ना। और इस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चैरिटेबल और अव्यावसायिक संस्थाएं पंजीकृत की जाती हैं। अव्यावसायिक, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई कमर्शियल नहीं है, अव्यावसायिक है ये। इस जो संस्थाएं हैं, इसमें संस्थाओं की प्रबंध समिति की वार्षिक सूची के पंजीकरण तथा संस्थाओं द्वारा अपने पंजीकृत उद्देश्यों या पंजीकृत विधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, नाम में परिवर्तन की कार्यवाही प्रस्तुत किए जाने पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सुसंगत नियमों के अंतर्गत पंजीकरण का कार्य किया जाता है। इसमें अधिनियम की धारा 4 है। इसमें क्या धारा 4 है, धारा 4(1) में क्या लिखा हुआ है कि अंतर्गत यदि चुनाव उपरांत पिछली कमेटी के पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य आपत्ति करते हैं तो रजिस्ट्रार द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करके उस पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सुसंगत नियमों के अंतर्गत आदेश पारित किए जाते हैं। मतलब यह हमने आपसे बताया था, कोई भी एनजीओ होगी उसकी उस पर सरकार की नज़र होगी ही होगी, वो क्या करती है, उसका काम क्या है, वो किस प्रकार से आगे करेगी, ये सब चीज़ें भी उसको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और इसी के आधार पर यदि कोई विवाद हो जाता है, कुछ कारण हो जाता है, तो वो क्या होता है, आप समझिए, वह एक वहाँ का सरकार का ही एक नुमाइंदा होता है जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं। और रजिस्ट्रार ही इस बात को समझ कर देख कर कि हाँ सही में स्थितियाँ क्या हैं, फिर वह अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत प्रकरण विहित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाने की व्यवस्था है। मतलब इस जो प्रकरण है, इसके लिए कोई एक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकते हैं कि भैया आप देखो, समझो पूरी बात को, फिर आप बताओ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्था द्वारा यदि पंजीकरण, नवीनीकरण प्रमाण पत्र गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्राप्त किया जाता है अथवा संस्था के क्रियाकलाप जन विरोधी हैं, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 12(d)(1)। अब देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है ये कि यदि किसी
कदाचार के आधार पर, मतलब कदाचार का तात्पर्य सीधा से ये है कि यदि कोई एनजीओ काम कर रही है और जन क्या है, जन विरोधी है, और यदि किसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उसने क्या किए हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो धारा 12D(1) के तहत उसका पंजीकरण या नवीनीकरण, मतलब पंजीकरण देखिए जब पहली बार संस्था बनती है और हर 1 साल या 3 साल बाद उसको नवीनीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो नवीनीकरण ही होगा या पंजीकरण होगा, दोनों की स्थिति में यदि ऐसा गलत पाया जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। अब देखिए भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। ट्रस्ट मतलब क्या होगा? ट्रस्ट का मतलब ये होता है, अभी हमने कहा कम से कम 2 लोग चाहिए एक ट्रस्ट के निर्माण हेतु। तो उस स्थिति में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के आधार पर पंजीकरण किया जा सकता है, और 2015 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। अब हम लोग आते हैं सीधे मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, जो अभी अभी हमने पढ़ा है आपको कि कौन कौन से ऐसे केंद्र के हैं, कौन से राज्य के हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो कौन से हो गए? वो हो गए आपके केंद्र की। अब कौन से पढ़ रहे हैं? अब है हम लोग राज्य की पढ़ रहे हैं। ठीक है, राज्य में खासकर विशेषकर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें क्या है? कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण, फर्म एवं संस्थाएं। मध्य प्रदेश विभाग अध्यक्षीय कार्यालय है, इसका मुख्यालय भोपाल में है, और जो अन्य कार्यालय हैं वो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और रीवा तथा जबलपुर में भी इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और ये जो इस संस्था को काम दिया गया है, वो काम देने के पीछे 2 अन्य अधिनियम है, उस अधिनियम का काम दिया गया है। कौन कौन से हैं वो? रजिस्ट्रार को भारतीय, जो वहाँ रजिस्ट्रार है उनको काम दिया, पहले भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का, एवं मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रशासन का भी कार्य इसमें सौंपा गया है, जिसके आधार पर वह कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्टेट के कारण थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी ईयर पूछ लेगा, कभी कुछ कर सकता है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। पहले क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम। इस अधिनियम के अधीन व्यापारिक साझेदारी फर्मों का पंजीयन किया जाए। व्यापारिक साझेदारी फर्मों, ध्यान दीजिए, व्यापारिक हैं ये। व्यापारिक साझेदारी फर्मों का पंजीयन किया जाता है तथा समय समय पर फर्मों की रचना में जो परिवर्तन होते हैं उनको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ये तो एक कमर्शियल हो गया, मतलब काम वही कर रहा है जो रजिस्ट्रार होता है। लेकिन इसके तहत मान लो जो 4 लोग हैं पार्टनरशिप में आए, उन्होंने पूंजी मिलाई, काम शुरू किया, यदि कोई विवाद होता है तो यह विवाद का हल यह अधिनियम के तहत वो रजिस्ट्रार करता है। दूसरा है मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, जो कि हम लोग एनजीओस के निर्माण के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें क्या है? इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, परोपकारी, जन कल्याणकारी तथा अनेक प्रकार की स्वयं सेवी संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है तथा पंजीयन संस्थाओं की जांच, विशेष ऑडिट, निरीक्षण, प्रशासक की नियुक्ति आदि का कार्य होता है। मतलब कहने का ये है, जितने भी अन्य कार्य हैं वो अन्य कार्य जिसमें जो कल्याणकारी है, परोपकारी हैं, वो सब तरह के कार्यों के हेतु इसमें ये सब की जाती हैं। ठीक है, मतलब पंजीयन। अब क्या, संस्थाओं एवं अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रमाणित प्रतियां जारी की जाती हैं तथा संस्था के विधान में जो संशोधन समय समय पर होते हैं उनको भी अनुमोदित कर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए जो अब नीचे धाराएं पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, ये धारा 21 से 29 के बीच में है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं धारा 6 से 39 के बीच में। मतलब केवल उसमें क्या है? उन धाराओं के आधार पर कार्यों को बांटा गया है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल आप लोग पढ़ लें, हमें लिखा समझ में आया तो हमने इस नोट्स में डाल दिया कि हम आपको बता सके। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि परीक्षा का मोड है वो क्या पूछ ले। एक बार आपको रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है,
कंपनी अधिनियम 1958 की अंतर्गत धर्मार्थ कंपनी लाइसेंस। इसमें कंपनी का जो पंजीकरण होता है धर्मार्थ के लिए हो सकता है। इसमें क्या होता है, सरकार इन कंपनियों की धारा 8 कंपनी के तहत एक विशेष लाइसेंस देती है। इस कंपनी में जो गारंटी से सीमित है, कोई शेयर नहीं है और इसलिए कोई शेयर धारक नहीं है। एक कंपनी के सदस्य जो गारंटी से सीमित हैं, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में एक गारंटी से बंधे हैं। मतलब 3 बातें मुख्य हैं, वो आप खुद समझ लीजिए। पहली बात तो क्या है, कंपनी को धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए फॉर्म करना चाहिए, मतलब जो बनाने की बात कर रहा है। दूसरा, आय और मुनाफे का उपयोग इन वस्तुओं के प्रति किया जाना चाहिए। आय और मुनाफे का उपयोग मतलब यदि इस संस्था से ही कुछ ऐसा होता है, आय निकलती है, जैसे बहुत सारे ट्रस्ट देखा होगा, ट्रस्ट की बहुत सारे दुकान निकली हैं, कुछ भी है या स्कूल चलते हैं, उनसे जो मुनाफा होगा तो उसके ही लिए प्रति किया जाना चाहिए और अपने सदस्यों को कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। मतलब क्योंकि लाभांश नहीं मिल रहा है, लाभांश जो मिलेगा किसी कारणों से तो वह उसी संस्था में लगाया जाएगा। ट्रस्ट या सोसाइटी या धारा 8 कंपनी एक एनजीओ है। भारत में एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक एनजीओ को इन 3 अलग अलग प्राधिकरणों में बांटा गया है, जो बताया गया है अभी आपको। एक धर्मार्थ उद्देश्य आमतौर पर आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 15 के तहत परिभाषित किया गया है। धर्मार्थ उद्देश्य में प्रमुख रूप से गरीबों को राहत, शिक्षा, योग, चिकित्सा सहायता, पर्यावरण और स्मारकों का संरक्षण या ऐतिहासिक या कलात्मक वस्तुएं या स्थान शामिल है। मतलब ये सब विषय एक धर्मार्थ रूप में एक एनजीओ के रूप में आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। गैर सरकारी संगठन को गैर लाभकारी बनाने के लिए पंजीकृत होने वाले फॉर्म का चयन करते समय इकाई को संचालन के क्षेत्रों और वस्तुओं, इसके संविधान में शामिल व्यक्तियों और इसके संकल्प को प्राप्त करने के लिए आय के स्रोतों का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब जब लीगल रूप से कहाँ से आ रही आय, जब आप किसी पूंजी के आधार पर कोई आय करेंगे तो स्वाभाविक है लाभ कमाना चाहेंगे, तो इस पे ध्यान देना कि लाभ इसमें कमाया नहीं जाता है। इसमें इसके द्वारा क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन है जो करों और अन्य लाभों पर कई कटौती करता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि कोई संस्था है, संस्था में किसी प्रकार की कोई कटौती होती है तो धारा 80G के तहत वह लाभ में कटौती होती है। ठीक है, इसमें क्या, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 8 के अनुसार किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के साथ चल और अचल ब्याज के स्वामित्व या शीर्षक के हस्तांतरण की अनुमति होती है। मतलब कोई भी आप किसी संस्था को, किसी एनजीओ को देना चाहते हैं तो आप हस्तांतरण कर सकते हैं। अब हम देखिए, ये एक पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं इस सिलेबस का, स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी राष्ट्रीय नीति 2007। ये स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे इसमें, क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ वॉलेंटरी सेक्टर 2007। इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपने अच्छे से पढ़ लिया एनजीओस क्या है, एनजीओस के प्रकार क्या होते हैं और निर्माण के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस अधिनियम को पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में लेक्चर में इस 2007 की पॉलिसी पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करके कहाँ से वित्तीय स्रोत होते हैं उसको पढ़कर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए, थैंक यू।